वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम लोग रजिस्टर पढ़ रहे थे और उसमें रजिस्टर की दो बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी और एक्चुअली में तीन फार्मूला पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल अपॉन ए। दूसरा पढ़ा हमने कि जब भी किसी रजिस्टर से कोई करंट पास करता है तो रजिस्टर में एक वोल्टेज का ड्रॉप होता है और उस वोल्टेज के ड्रॉप की क्या वैल्यू है, V इक्वल टू आई इंटू आर, करेंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा कि जब भी रजिस्टर से कोई करंट पास करता है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, पावर का लॉस होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, P इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ इनटू करंट, या करंट का स्क्वायर इनटू आर, या वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन चीज हमने पढ़ी थी और उसके बाद अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन उससे पहले, है ना, उससे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आप लोगों को नाम सुनेंगे आप, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जानते भी होंगे हो सकता है। उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब सर्किट एलिमेंट पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे रहे हैं ताकि अभी जो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और अगले क्लास में भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको उससे थोड़ी हेल्प मिलेगी और क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए एसबीटी में थर्ड सेमेस्टर में मेनली स्टार्टिंग में जो 3-4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो रजिस्टर से ही होते हैं, ठीक है। फिर 6 नंबर क्वेश्चंस में नोडल और केवीएल और इस सब पे रहता है, सुपरपोजिशन वगैरह से। लेकिन स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिकल्स है वो 3 या 4 नंबर के हैं, तो आपको रजिस्टर के न्यूमेरिकल्स पर पूरा कमांड होना चाहिए और उसके लिए आपको थोड़ा सा केसीएल केवीएल पता होना चाहिए, उसका प्रॉपर डिफिनीशन और कारण वो सब तो हम लोग सर्किट एलिमेंट के बाद पढ़ना है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको उसके बारे में ब्रीफ थोड़ा बता दे रहे हैं। केसीएल जो है इसको एक साइंटिस्ट किरचॉफ्स, है ना, ने दिया था। किरचॉफ्स करंट लॉ इसका नाम है, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर है। अब कैसे है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। लेकिन ये है क्या वो हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए अगर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स किसी पॉइंट पे मीट करते हैं, है ना, दो या दो से ज्यादा कंडक्टर अगर किसी पॉइंट पे मीट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में, है ना, आपके घर में जो बिजली आती है वो बाहर के पोल से आती है, ये पोल से है आपके घर में, और अब आपने क्या किया, उसके बाद आपने फ्यूज लगाया, सर्किट ब्रेकर ये सब लगाया, एमसीबी वगैरह। लेकिन बेसिकली क्या करते हैं वो आप लोग और पढ़िएगा आगे एस्टिमेशन में। लेकिन बेसिकली क्या है कि एक वायर आया, वहां से तो एक ही वायर आता है, फिर आप क्या करते हैं कि एक जंक्शन बनता है यहाँ पे, और यहाँ से फिर आप अपने किचन में वायर ले गए, है ना, किचन में ले गए, बेडरूम में ले गए, स्टडी रूम में ले गए, डाइनिंग हॉल में ले गए, जगह जगह ले गए। तो ये क्या है, जो यहां से करंट, यहां से पावर, यहां से आपको पोल से आया और फिर यहां से आपने अलग अलग अपने घर के अलग अलग जगह पे भेज दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल के एलिमेंट्स, वायर ज्वाइंट होते हैं उसको कहा जाता है नोड। दो या दो से ज्यादा हो तो उसको कहा जाता है नोड, और 3 या 3 से ज्यादा हो तो उसको कहा जाता है जंक्शन, ठीक है। जैसे कि दो रेजिस्टर, अगर दो रेजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड हो तो उनके बीच का ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, नोड। और भी कोई कनेक्टेड हो तो ये क्या कहलाएगा, नोड तो ये है ही, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा हो गया तो इसको आप जंक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किरचॉफ्स करंट लॉ सिंपली ये है कि किसी भी नोड पे
जितना करंट आता है उतना ही करंट वहां से जाता है, ठीक है। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई करंट का लॉस हो जाएगा, है ना। मतलब सिंपल कि जितना कूलम पर सेकेंड किसी पॉइंट पे आएगा उतना फिर वहां से निकलेगा। सपोज इस नोड पे इधर से I1 करंट आया, इधर से I2 करंट आया और इधर I3 करंट गया और इधर मान लीजिए I4 करंट गया। तो किरचॉफ्स ने कहा कि अगर ऐसा कुछ सीन है तो I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4। बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा कि 0.0001 एम्पेयर का भी करंट का लॉस होगा। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, ठीक है। तीन तरफ से भी करंट आ सकता है, लेकिन कम से कम एक तरफ से तो उसको जाना ही है ना, ठीक है। तो अब अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3। तो ये तो पहला नियम है इनका किरचॉफ्स का। इसका बेसिस बनता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी आप क्या समझे कि किसी भी वायर से किसी भी नोड पे जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। अगर ये 10 एम्पेयर आ रहा है, इधर से भी 10 एम्पेयर आ रहा है, इधर से भी 10 एम्पेयर आ रहा है, 10 10 10 30, तो जाएगा कितना, 30। सिमिलरली आपके घर में अगर आप किचन में 5 एम्पेयर करंट ले रहे हैं, डाइनिंग रूम में 3 एम्पेयर ले रहे हैं, घर में 2 एम्पेयर ले रहे हैं, कहीं भी 2 एम्पेयर ले रहे हैं, तो 5 3 8 तो 10 तो 12, मतलब पोल से कितना करंट आ रहा है, 12 एम्पेयर। इसीलिए जो पोल से जो वायर आती है वो थोड़ी मोटी होती है ना, ज्यादा करंट उससे फ्लो करता है, तो उसको बर्दाश्त कर सके वो I2R हीट उसमें डेवलप होगा, बढ़ेगा पावर सिस्टम में, तो उसको बर्दाश्त कर सके, इसलिए थोड़ा मोटा होता है और अपने घर का थोड़ा पतला होता है। खैर जो भी है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ तो ये है। इसको अभी नोट्स में भी नहीं जाएगा, आपके सर्किट एलिमेंट के बाद नोट्स में भी जाएगा। तो एक तो लॉ इन्होंने ये दिया और एक और दूसरा लॉ इन्होंने ये दिया कि केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ना तो उसको हम लोग जनरेट कर क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उसी के बेसिस पर किरचॉफ्स ने कहा कि अगर मान लीजिए एक हम सर्किट बनाए जिसमें हमने एक बैटरी को लिया और एक रेजिस्टर को लिया, इट कैन बी अ बल्ब, फैन, कुछ भी, और ये सब वायर है ना, रेजिस्टर का ये दोनों टर्मिनल है और ये सब क्या है, वायर है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमको पता है कि जैसे ही हम वोल्टेज सोर्स लगाएंगे और सर्किट को क्लोज करेंगे करंट फ्लो होगा। अगर सर्किट ओपन रहेगा तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि करंट को क्लोज्ड पाथ चाहिए, जहां से निकला वहां से फिर वापस होना चाहिए, है ना। तो क्लोज्ड पाथ अगर नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन अगर ये क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा। और करंट जब फ्लो करेगा, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है नेगेटिव से इस तरह से, तो करंट इस तरह से जाएगा। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा इधर से, तो रेजिस्टर में हम लोग को पता है कि रेजिस्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसमें एक वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर, और मैंने ये भी कहा था, जिधर से करंट इन करे उधर प्लस और जिधर से निकले उधर माइनस। अब यहाँ पर एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा V, और यहाँ पर एक सोर्स का वोल्टेज था V। अब आप सोचिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है ना। यहाँ पे देखिए इस वोल्टेज सोर्स का क्या काम है ना, इस वोल्टेज सोर्स का काम है जूल पर कूलम्ब देना, है ना। प्रत्येक कूलम्ब कुछ एनर्जी देना, कितना देना, V वोल्ट है तो V जूल एनर्जी देना पर कूलम्ब। तो इसने कुछ एनर्जी दी, ठीक है, वो उस एनर्जी को लेकर के चार्जेस मूव किए, इसमें आए, रेजिस्टर में आए, I करंट मान लीजिए इसमें फ्लो कर रहा है, रेजिस्टर में आए। रेजिस्टर में क्या होता है,
रेजिस्टर में इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होता है एटम के साथ और इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उसके कारण हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिड्यूस होती है, ठीक है। उस एनर्जी को वो हीट के फॉर्म में वातावरण में रिलीज करता है, जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, P = I²R, ठीक है। तो एनर्जी जो मतलब कि इसने एनर्जी दिया और इसने उस एनर्जी को खर्च किया, ठीक है। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं, इसमें तो दो ही चीजें हैं, एक ये सोर्स है एनर्जी देने वाला और एक ये रजिस्टर है एनर्जी को लेकर के उड़ाने वाला, ठीक है ना। तो आप खुद सोचिए, अगर ये नियम हमको पता है कि एनर्जी का कहीं लॉस नहीं होता है ना, मतलब कि जितना इसने दिया उतना ही ये खत्म करेगा, उतना ही ये डिसिपेट करेगा, उड़ाएगा, हीट के फॉर्म में रिलीज करेगा। जितना जूल पर कूलम इसने दिया उतना ही ये रिलीज कर देगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा, हीट के फॉर्म में रिलीज कर देगा, खत्म कर देगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, V = V होना चाहिए, V = V होना चाहिए। जितनी इसने एनर्जी दी उतना ही कर दिया, क्योंकि कहीं लॉस नहीं हो सकता है, कहीं और कुछ है भी नहीं, तो जितना इसने दिया उतना इसने यूज किया। यही बात किरचॉफ्स ने एक दूसरे शब्दों में की कि सम ऑफ मतलब कि ऐड करें एक सर्किट में जितने भी वोल्टेजेस हैं सोर्स को लेकर के और जो वोल्टेज ड्रॉप है उनको लेकर के, इन सबको जितने भी वोल्टेजेस हैं सबको अगर हम ऐड करें उनके प्रॉपर साइन के साथ, साइन के आगे देखेंगे, उनके प्रॉपर साइन के साथ सबको अगर ऐड करें तो सबका सम क्या होगा, 0 होगा। उसका कहना सिंपल ये था उनका कि जो एनर्जी का लॉस 0 होगा, जितना हम सोर्स देगा लोड उतना उसको यूज करेगा, इसके अलावा और कहीं लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट है, हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि ये जो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, V, इसका क्या होता है फॉर्मूला, वोल्टेज ड्रॉप का ओम्स लॉ से क्या होता है फॉर्मूला, इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट जो इससे करंट पास कर रहा है इनटू इसकी वैल्यू, यानी I × R, यही होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि कैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग लगाते हैं। स्टेटमेंट क्या है वो समझ गए, एक सर्किट में जो सम ऑफ वोल्टेजेस है, सोर्स का प्लस वोल्टेज ड्रॉप्स का प्लस जहां भी वोल्टेज है उन सब का सम 0 होगा विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अब देखिए, कुछ लोगों का हमसे उल्टा भी साइन कन्वेंशन हो सकता है, लेकिन जो तरीका है वो भी सही है और ये जो है ये भी सही है, आपके ऊपर है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तरीका क्या है, एक कि आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए वोल्टेजेस को देखना, है ना। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने करंट का डायरेक्शन ले लिया, करंट का डायरेक्शन बैटरी के हमने यहाँ से पॉजिटिव ले लिया और इधर से करंट ले लिया। रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका हमने यहाँ पे प्लस साइन ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया, और बैटरी का तो हमको पता ही। अब हम यहाँ से घूमना शुरू करेंगे और जहां जहां वोल्टेजेस मिलेगा जिस साइन का, उस साइन को लिखते चलेंगे सिंपल। जैसे यहां से चले, अब नीचे आए, तो ये पहला वोल्टेज मिला ना, यहाँ V मिल रहा है, V सबसे पहले मिला V, और सबसे पहले चलते हुए में साइन क्या मिला आपको, प्लस मिला, है ना। तो प्लस मिला तो हम लोग लिखेंगे, मतलब अप्लाइंग KVL, अगर इस सर्किट में, इस लूप में, आप लोग सबको समझिएगा, अप्लाइंग KVL, अगर हम KVL अप्लाई करें तो इधर से घूमने में सबसे पहले क्या मिला, प्लस, तो प्लस V हो गया, इसका काम हो गया। अब ये नहीं कि अब आके माइनस मिला तो माइनस भी लिख दीजिए, नहीं, इसका काम हो गया। अब इसके बाद जहां से चले वहां वापस पहुंचना है, एक क्लोज्ड पाथ में KVL लगता है। तो यहां से चले, अब यहाँ पे यहाँ पहुंचे, है ना, ठीक है। तो
यहाँ अब जब यहाँ से चले यहाँ पर आए तो इस बैटरी के लिए सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको, माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस और इसकी वैल्यू लिखेंगे v और फिर यहाँ पहुंच गए इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी क्या मिल रहा है आपको v इक्वल टू v और इस v की वैल्यू क्या होगी i इंटू आई। बात समझ में आई? सिमिलरली देखिए एक और हम आपको दे रहे हैं कि सपोज ये v है और यहाँ पे दो रेजिस्टर है, ठीक है, R1 R2, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक रेजिस्टर है जिसके ये दो टर्मिनल्स हैं और दूसरा रेजिस्टर है जिसके ये दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके इस टर्मिनल को इसके इस टर्मिनल को कॉमन मतलब मिला दिया, इसके इस टर्मिनल को और इसके इस टर्मिनल को मिला दिया और इनके बीच में और कुछ भी नहीं है, यहाँ से ना कोई वायर है ना कुछ है, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक है ना। दो एलिमेंट्स चाहे रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, उनको जब हम लोग उनके किसी दो एंड को आपस में मिला देते हैं और उसके बीच से अगर कोई और वायर नहीं निकला होता है, इसके बीच से और कोई वायर नहीं निकला हुआ है, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में, ठीक है। हम लोग आप लोग पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत 10th में। तो ये अब हम अगर बैटरी को इससे लगा दें, कनेक्ट कर दें, तो अब एक करंट फ्लो होना शुरू होगा I। अब जब ये करंट इसमें फ्लो होगा तो R1 में भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, R1 में भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम लिख देते हैं नाम V1, जहाँ की आपको पता है V1 की वैल्यू क्या होगी, I, इससे जो करंट पास कर रहा है I इंटू इसका रेजिस्टेंस R1। सिमिलरली R2 में कितना होगा, R2 में क्या होगा V2, तो V2 क्या होगा, जो करंट पास कर रहा है I इंटू इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 होगा ना। तो ये हो गया। अब इसमें KVL लगाइए, KVL लगाइए, तो KVL अगर लगाएंगे, अच्छा आपके मन में हो सकता है सर हम ये क्लॉकवाइज ही क्यों चले, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं चले, आप कैसे भी चलिएगा आपको रिजल्ट सेम ही आएगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ से चले, तो सबसे पहले आपको क्या मिला, प्लस ये कैपिटल भी मिला, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम जब यहाँ आएंगे तो क्या मिला, माइनस स्मॉल v, तो v इक्वल टू v। तो इसमें कुछ नहीं है, क्लॉकवाइज चलिए एंटी क्लॉकवाइज चलिए, बस ध्यान ये रखना है बैटरी का तो प्लस माइनस आपको हो ही जाएगा, रेजिस्टर में जिस तरफ से करंट इन कर रहा है उस तरफ क्या लेंगे प्लस, और जिधर से निकल रहा है उधर क्या लेंगे माइनस। यहाँ पर अगर लगाएं फिर से, अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो यहाँ से अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये प्लस, तो लिखेंगे प्लस V1, ठीक है। उसके बाद फिर इसका काम हो गया, फिर अब इसके माइनस को नहीं देखना है, अब दूसरे पर आएंगे। दूसरे पर भी क्या है, इधर से घूमने में पहले साइन क्या मिल रहा है दूसरे पे, प्लस प्लस V2, और उसके बाद फिर इसका क्या मिल रहा है, एक को भी छोड़ना नहीं, सबको लेना है, इसका क्या मिल रहा है माइनस V इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, या लिख सकते हैं I R1 प्लस I R2, ठीक है। तो इस तरह से KVL को लगाया जाता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग सीरीज पैरेलल को डिस्कस कर लें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, अगर एक रेजिस्टर ये है R1 और एक दूसरा रेजिस्टर ये है R2, और अगर हम इनके किसी भी दो एंड को, इसको इससे या इसको इससे या इसको इससे, किसी भी दो एंड को अगर मिला दें और उनके बीच से अगर कोई भी दूसरा ब्रांच नहीं निकला हुआ है, तो क्या कहेंगे, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। अब इनके क्रॉस अगर हम एक वोल्टेज सोर्स लगा दें, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, तो वोल्टेज सोर्स और क्लोज सर्किट है, तो ये प्रत्येक कूलम पर कुछ जूल देगा, कुछ ये देगा, एनर्जी देगा, तो कुछ करंट फ्लो होना शुरू होगा। अब रेजिस्टर से जितना करंट इन करता है उतना ही करंट बाहर निकलता है, ठीक है। अगर इससे I करंट है, टोटल अगर I करंट जा रहा है, तो यहाँ से I करंट इन किया तो यहाँ से भी I करंट ही निकलेगा, फिर यहाँ पे I करंट इन किया तो यहाँ से भी I करंट ही निकलेगा। कूलम पर सेकंड सेम रहता है,
सीरीज के लिए अब देखिए जितना इसमें इन किया उतना को बाहर निकलना है, ठीक है। हालांकि एनर्जी कम हो जाती है, ड्रॉप होता है, लेकिन जितना इन किया उतना बाहर निकलेगा। तो सीरीज में पहली चीज ये है कि करंट रिमेन्स सेम। करंट क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है ना। जितना कूलम इन किया उतना ही निकलेगा। हाँ, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यहाँ पर यहाँ से करंट इन कर रहा है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। इसको लिख सकते हैं V1 इक्वल टू I इंटू R1, ठीक है। सिमिलरली कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा, V2 इक्वल टू I इंटू R2। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, मान लीजिए ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, और इधर से अगर 10 एम्पेयर है तो यहाँ भी 50 वोल्ट होगा, यहाँ भी 50 वोल्ट होगा। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। करंट तो पक्का सेम होगा, वोल्टेज ड्रॉप में और मे नॉट बी सेम, ठीक है। समझ आ रही बात? अच्छा, अब अगर आप इसमें केवीएल लगाएं, है ना, अप्लाइंग केवीएल, अगर केवीएल लगाएं तो देखिए, मान लीजिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इसमें घूम रहे हैं तो यहाँ से घूमना मान लीजिए शुरू किए, तो यहाँ से घूमेंगे माइनस है, प्लस है, तो सबसे पहले क्या आएगा? माइनस भी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? प्लस आई इन V1, यानी I इंटू R1 लिख सकते हैं। फिर इसका काम हो गया, इसमें क्या आएगा? प्लस प्लस I इंटू R2 हो गया, पहुंच गए यहां वापस, तो 0, ठीक है। यानी V इक्वल टू, अगर हम I को कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 होगा। अब देखिए इस वोल्टेज सोर्स से करंट कितना निकला है? I, ठीक है ना। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखिए V को हमको फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू IR होता है। अगर हम इस V के जगह लिखें I, जो करंट इससे जा रहा है, इनटू R इक्विवेलेंट, तो ये किसके बराबर होगा? I इंटू R1 प्लस R2, I से I कट जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस आपस में जुड़ जाते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, सीरीज में अगर हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो थर्ड, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कंटिन्यू, जितने भी हो सब सब जुड़ जाएंगे। सीरीज में इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। और पहचानेंगे कैसे? तो पहचानना इसका सिंपल है, कनेक्टेड हो, बीच से कोई वायर ना हो, एक बात। दूसरी बात, करंट सेम रहता है, तो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, अगर वही करंट इसमें भी फ्लो कर रहा है तो दोनों आपस में किसमें? सीरीज में, ठीक है। जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वही इसमें फ्लो कर रहा है, तो दोनों आपस में सीरीज में, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, पैरेलल पे, ठीक है। पैरेलल में देखिए, सपोज कि एक बार फिर से हम वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं इस तरह से V, और 2 रेजिस्टर्स हैं, इसमें किसी एक एंड को अगर कॉमन कर दें, एक साथ कर दें, तो सीरीज में हो जाता है। पैरेलल के लिए दोनों एंड को सेम पॉइंट पे होना चाहिए, दोनों एंड को एक कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब ये दोनों कनेक्टेड और ये दोनों कनेक्टेड, दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे। और तब अगर किसी सोर्स से कनेक्टेड होगा तो कहेंगे कि ये R1 और ये R2, ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल। ध्यान रखना है, 2 रजिस्टर के अगर दोनों पॉइंट्स कॉमन हैं तो वो दोनों आपस में किसमें है? पैरेलल में। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट है क्या? सिर्फ वायर है, दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, इसके और इसके बीच में। तो इस जब भी ऐसा सिचुएशन है कि 2 के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, हम यहाँ रख लिए,
आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये कोई बीच का ये कुछ नोड नहीं है, समझ रही बात? ठीक है, मतलब मेरा ये कहना है कि ये जो है ना, ये कोई एक मतलब नोड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई एलिमेंट नहीं है, वायर है सिर्फ। तो जब भी दो पॉइंट के बीच में अगर कोई वायर नहीं हो तो दोनों पॉइंट को कॉमन एक पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसका जो टर्मिनल है उसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो खैर वो तो है ही। तो देखिए, तो ये दोनों आपस में किसमें हो गए? पैरेलल में। सिमिलरली और भी हो सकता है, ये भी किसमें है? पैरेलल में, R3। आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों किसमें है? पैरेलल में। कैसे पहचाने? तीनों का जो दो एंड है, जैसे इसका एक एंड मान लीजिए ये है और ये है, ये और ये तो दोनों तो सेम ही पॉइंट है। इसका दोनों एंड, इसका दोनों एंड, इसका, तीनों के दोनों एंड कॉमन है। यहाँ पे दोनों एंड कॉमन नहीं थे, सिर्फ एक एंड कॉमन था। इसका जो दूसरा एंड है वो यहाँ कनेक्टेड था, और इसका जो दूसरा एंड है वो यहाँ कनेक्टेड था। लेकिन इसके दो एंड ये, इसके भी दो एंड ये, और इसके भी दो एंड ये और ये। तो ये तीनों आपस में किसमें है? पैरेलल में। ठीक है, जब यहाँ से हम वोल्टेज सोर्स लगाएंगे और सर्किट पूरा क्लोज है तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, आई। अब ये जब करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये एक जंक्शन भी है, नोड भी है, तीन तीन है ना यहाँ पर, एक दो तीन एलिमेंट यहाँ मिल रहे हैं, है ना? ये भी और ये भी, एक और ये भी है, चार एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोड जंक्शन ये सब हम लोग देखेंगे आगे जब केसीएल केवीएल पढ़ाएंगे तब। लेकिन फिलहाल देखिए, तो यहाँ से जब करंट यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ के बाद करंट के पास आगे जाने का कितना रास्ता है? तीन रास्ता है ना? तो करंट कुछ यहाँ भी जाएगा, कुछ यहाँ भी जाएगा, कुछ यहाँ भी जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, इधर वाला इधर से घूम के इधर आएगा, इधर वाला घूम के इधर से आएगा, और फिर सब आपस में मिलकर के यहाँ जाएंगे। तो इसका करंट मान लीजिए I1 है, इसका I2 है और इसका I3 है। तीनों करंट जब जाएगा तो तीनों में वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1, V2, V3। अब एक चीज जो जनरली आप लोग पढ़े होंगे, तो यहां से एक चीज देखने में आ रहा है इस पैरेलल के लिए कि करंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से 30 एम्पियर आए और 10 इधर चला जाए, 10 इधर चला जाए, 10 इधर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यूज पर। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यूज सेम होंगी तो करंट सेम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होंगी तो करंट अलग अलग हो जाएगा। वो सब आप निकाल लेंगे। तो पहला तो पॉइंट ये है कि करंट मे और मे नॉट बी सेम, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा एक चीज आप लोग पढ़े हो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। वो कैसे? तो देखिए, ध्यान दीजिए, बात क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये वोल्टेज सोर्स ने प्रत्येक कूलम्ब को कुछ एनर्जी दी। मान लीजिए वोल्टेज सोर्स 15 वोल्ट का है, तो उसने प्रत्येक कूलम्ब को 15 जूल एनर्जी दी। ठीक है, और करंट मान लीजिए 10 एम्पियर है, सॉरी 30 एम्पियर मान लीजिए, 30 एम्पियर, यानी कि पर सेकेंड 30 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, और पर सेकेंड 30 कूलम्ब जा रहा है, और प्रत्येक कूलम्ब की एनर्जी कितनी है? 15 जूल। ठीक है, अब जब यहाँ पे वो 30 कूलम्ब पहुंचेंगे और उनके पास 3 रास्ता है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ जाएगा, इसमें भी कुछ जाएगा, इसमें भी कुछ जाएगा। मान लीजिए इन तीनों की वैल्यू सेम है अगर, तो तीनों में सेम सेम जाएगा, 10 कूलम्ब इसमें, 10 कूलम्ब इसमें, 10 कूलम्ब इसमें। लेकिन आप ये बताइए कि प्रत्येक कूलम्ब की एनर्जी क्या होगी? 15 जूल, क्योंकि यहां से हम प्रत्येक कूलम्ब को 15 जूल देकर के भेज रहे हैं, और 30 कूलम्ब अगर जा रहा है तो प्रत्येक कूलम्ब की एनर्जी कितनी है? 15 जूल। तो इसमें भी जो जाएगा R1 में, वो भी कूलम्ब कितने एनर्जी का होगा? 15 जूल का। इसमें भी जाएगा वो कितने का होगा? 15 जूल का। इसमें भी जो जाएगा वो कितने का होगा? 15 जूल का। यानी कि प्रत्येक रेजिस्टर में जो कूलम्ब जा रहा है, जो चार्ज जा रहा है, पर कूलम्ब एनर्जी कितनी है? 15 जूल।
इसीलिए पैरेलल में हम क्या करते हैं कि वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि प्रत्येक कूलम जो इन रेजिस्टर्स में जा रहा है उन सब की एनर्जी तो सेम ही है। हाँ, नंबर अलग हो गया, यहां से 30 जा रहा था, 10 इधर 10 इधर 10 इधर, 10 कूलम पर सेकंड 10 कूलम पर सेकंड 10 कूलम पर सेकंड, लेकिन प्रत्येक कूलम की एनर्जी कितनी है, 15 जूल। इसीलिए पैरेलल में वोल्टेज सब क्या होता है, सेम होता है ना, यानी कि वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम। सीरीज में देखिए, अगर यहाँ पे 15 जूल है, 15 वोल्ट, और यहाँ पे अगर 30 एम्पियर है ना, तो यहाँ से आपने प्रत्येक कूलम को 15 जूल एनर्जी दिया और 30 कूलम पास किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस कूलम को बंटने का तो कोई रास्ता नहीं है, जैसे यहाँ पर इसको बंटने का रास्ता था, यहाँ पे बंटने का कोई रास्ता नहीं, तो 30 कूलम इससे भी पास करेगा, 30 कूलम इससे भी पास करेगा और वापस रिटर्न भी आ जाएगा, तो करंट सेम रहेगा। लेकिन 30 कूलम जब इससे पास करेगा तो उसकी एनर्जी कुछ लॉस हो जाएगी, और लॉस एनर्जी इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और लॉस एनर्जी के साथ अब इसमें बाकी जो बचा वो इसमें लॉस हो जाएगा, समझा ना। तो इसलिए सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, हो सकता है नहीं मतलब बराबर भी हो सकता है, लेकिन अगर 15 है तो 7.5 इसमें हो गया, 7.5 जूल पर कूलम इसमें नष्ट हो गया और 7.5 जूल इसमें नष्ट हो जाएगा। और पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, जितना इसका वोल्टेज उतना ही, दैट इज V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, जो यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए जरा, V1 बराबर क्या होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इससे जो करंट है, इससे जो करंट है इनटू इसका रेजिस्टेंस, यानी I1 इनटू R1। V2 क्या होगा, इससे जो करंट है इनटू इसका रेजिस्टेंस, I2 इनटू R2, और सिमिलरली V3 क्या होगा, I3 इनटू R3। बात समझ आ गई, ठीक है ना। ओके, तो अब आइए जैसे इसका इक्विवेलेंट निकाले वैसे इसका भी निकाल लेते हैं। यहां से जो करंट आ रहा है, ये चीज समझ में आ गया, तो वोल्टेज रिमेन सेम, ठीक है। और यहाँ पे V1 V2 V3 सब बराबर। अब देखिए I जो आ रहा है, I ये बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। यहाँ देखिए KCL लग गया, करंट आया वो 3 पार्ट में बट गया, KCL लग गया ना यहाँ, तो I बराबर क्या होगा, और इस ब्रांच का करंट कैसे निकालें हम, इस अगर किसी ब्रांच से करंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इस ब्रांच का करंट कैसे निकलेगा, हमको पता है कि V1 V के बराबर होगा और V1 इक्वल टू I1 इनटू R1, तो I1 कैसे निकलेगा, V1 अपॉन R1। समझ आ रही है बात, ध्यान से इन चीजों को समझिए, बहुत बेसिक चीजें हैं और इन पे न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, है ना। तो जब भी आप लेक्चर सुनने बैठे तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उसको नोट करते जाइए, बारीकी से समझिए, ठीक है, और फिर नोट से पढ़ करके और उसको क्लियर कीजिए। तो I जो करंट है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, और I क्या होगा, I इक्वल टू V बाई R होता है, तो V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 क्या होगा, V1 बाई R1, V1 बाई R1, और V1 V2 V3 भी सब तो बराबर ही है, इसको लिख सकते हैं V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो यहाँ से वो फॉर्मूला आ गया, जो जब V कॉमन लेके कट जाएगा तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है ना। तो यहाँ से ये निकल गया। और पैरेलल पहचानेंगे कैसे, दोनों एंड कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तब होगा। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ R ohm connected to form a triangle. The resistance between any two terminal will be। 3 रेजिस्टर्स हैं और उनको कनेक्ट करके ट्राइंगल का शेप दिया गया है, त्रिभुज का। ठीक है, A B C, और तीनों की वैल्यू क्या है, R R R। उसके बाद आपसे पूछ रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल,
किसी भी दो के बीच का रेजिस्टेंस, जैसे ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस। तो इसको बनाने से पहले हम आपको ये बोलेंगे कि देखिए इसमें इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी आपको दो के बीच में निकालने के लिए पूछे कि ए और सी के बीच में क्या रेजिस्टेंस होगा, तो आप ये मान लीजिए, जस्ट सपोज, मतलब सीरीज पैरेलल देखने में आसानी होगी कि यहां से कोई करंट आ रहा है, मान लीजिए इनके बीच में कोई बैटरी लगा दी है, यहां से कोई करंट आ रहा है। अब जब यहां से करंट आएगा तो उसके पास यहां पर आके दो रास्ता बचेगा, एक रास्ता बचेगा इधर और एक रास्ता जाएगा इधर। यहां से आएगा तो दो ही रास्ता नहीं, इधर जाएगा इधर जाएगा। अब जो इधर जाएगा वो तो फिर इधर से निकल जाएगा, इधर आ जाएगा, और जो इधर जाएगा वो इसमें इधर से निकलेगा, फिर यहां से इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर मान लीजिए ये I1 है समथिंग, ये I2 है, तो जो I2 इधर जाएगा वही तो I2 इधर आएगा, और फिर यहाँ पर I2 आएगा, और फिर यहाँ पे फिर से निकल जाएगा I1 प्लस I2। ऐसा करने से होता क्या है कि आपको सीरीज पैरेलल देखने में आसानी होगी, क्योंकि सीरीज में हमने क्या कहा था कि जिनमें करंट अगर सेम हो तो सीरीज में है। तो यहाँ पर I2 आया इसमें, ठीक है, और फिर वही करंट इसमें निकल गया, I2 इसमें आया और वही करंट इसमें निकल गया, तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो जैसे आपको पता चला कि AB और BC सीरीज में है, तो सीरीज में R है, और सीरीज में दो अगर है तो आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 2R। तो इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए इसके करने के बाद तो कैसा बनेगा, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद इस दो टर्मिनल के बीच में टोटल ना, ये कितना हो जाएगा, 2R, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। अब देखिए ये R है, ठीक है ना। अब आपको क्या लग रहा है, ये R और ये 2R क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में है ना। तो R का दो टर्मिनल है, ये दोनों A और C, और इस 2R का भी अब दो टर्मिनल कौन कौन है, A और C, तो ये दोनों किसमें है, आपस में पैरेलल में है ना। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट क्या होगा, R और 2R का पैरेलल है, और जब दो का पैरेलल में रहता है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R प्लस 1/2R, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2R है ना, और इधर जाएगा 2 प्लस 1, यानी 3/2R। ये आंसर नहीं है, ये तो 1/R इक्विवेलेंट है ना। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, 2R/3, ठीक है। अगर दो हो तो इतना करने से अच्छा एक और भी तरीका जानते होंगे आप लोग, अगर दो है ना तो आप क्या कीजिए, अगर दो है पैरेलल में तो R1 into R2 by R1 plus R2 कर दीजिए, अगर दो है आपस में पैरेलल में, तो यहां पर अगर करेंगे तो R into 2R अपॉन R plus 2R, यानी ये हो जाएगा 2R स्क्वायर अपॉन 3R, एक से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2R/3 आंसर। समझा गई बात। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए कि A और B के बीच में निकालेंगे तो भी वही आएगा, करके आप देख लीजिए। हालांकि अब अगला सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप A और B के बीच का निकाल लीजिए और नेक्स्ट इसको उसी तरह से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और एक्चुअली में सॉल्व करना है ना। ये नहीं कि डाउनलोड करके हम रख दिए फिर एग्जाम नजदीक आएगा तो पढ़े, तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी से इसको अभी से इसको बनाना है और फिर क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अभी आप इसको बनाइए और फिर इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इसमें ठीक है, ये एक टर्मिनल है A और ये एक टर्मिनल है C, ठीक है, 1 3 5 2 4, A और C के बीच में पूछा है। एक बार फिर से वही काम करेंगे, मान लेंगे कि A से कोई करंट गया, ठीक है, A से कोई करंट जाएगा तो उसके पास तीन रास्ता है, एक है इधर, एक है इधर, एक है इधर,
ठीक है। अब इधर से जो करंट जाएगा 1 ओम से जो करंट जाएगा, ये सब ओम है रेजिस्टर्स की वैल्यू, 1 ओम से जो करंट जाएगा वही तो 3 ओम से भी जाएगा, बीच में तो कुछ है ही नहीं, यानी 1 ओम और 3 ओम आपस में किसमें है, सीरीज में। सिमिलरली 5 ओम तो अकेला है, सिमिलरली 2 ओम से जो जाएगा वही 4 ओम से जाएगा, जो यहां से जाएगा वही तो यहां से जाएगा, तो 2 और 4 आपस में किसमें है, सीरीज में। यानी कि 1 और 3 आपस में सीरीज में मिलके हो जाएगा 4 ओम, और 2 और 4 आपस में सीरीज में मिलके हो जाएगा 6 ओम, और ये 5 तो है ही, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसका फिगर कैसा बनेगा, देख लीजिए, एक फिगर बनाते हैं उसके बाद एक और बनाएंगे, ठीक है। 1 और 3 हो गया 4, सी, ये 5 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ये हो गया कितना 4 ओम, ये हो गया कितना 5 ओम, और 2 और 4 ये भी सीरीज में, तो ये भी ऐसा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। तो 4 5 6 ये तीनों अब किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में। तो देखने का वही तरीका है कि दोनों एंड जो हैं वो दोनों एंड कॉमन है क्या। तो देखिए इस 4 ओम का भी एक एंड ये, एक एंड ये, 5 ओम का भी एक एंड ये, एक एंड ये, 6 ओम का भी एक एंड ये और एक एंड ये, तो तीनों के एंड्स क्या है, कॉमन है, तो ये तीनों आपस में किस में है, पैरेलल में, ठीक है। तो इसका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे आप तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, और इनका एलसीएम क्या होगा 60, करके देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 15 प्लस 12 प्लस 10, तो 37/60 आंसर करेक्ट। ये आंसर नहीं है, सॉरी, ये तो 1/R इक्विवेलेंट है ना, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 60/30, सही गलती हो जाती है कभी कभी ना, ये करके आप ऑप्शन में देखते हैं 37/60 टिक कर देते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, 8 ओम 8 ओम 4 ओम 3 ओम 5 ओम, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें निकालना है ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस। फिर से वही काम करेंगे, यहां से करंट मानेंगे और आगे देखते चलेंगे। देखिए इसमें भी अगर हम लोग यहां से एक करंट माने, तो एक करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, फिर एक इधर जाएगा, ठीक है ना, ये नीचे वाला इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और देखने से भी लग रहा होगा आपको कि 3 और 5 आपस में किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि 3 का 2 एंड कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और 5 का भी 2 एंड यहाँ है यहाँ है, तो 3 और 5 आपस में क्या हो गया, पैरेलल। अगर आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अभी ही पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा कि 3 और 5 पैरेलल में, तो पैरेलल में कंबाइन करके उसको हम एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि जो आपको ये था V और ये था R1 R2 R3, इस पूरे के बदले आप ऐसा भी बना सकते हैं R इक्विवेलेंट, है ना, और R इक्विवेलेंट क्या होता है हमको पता है, 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा बना सकते हैं, है ना, तीनों के बदले एक। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू क्या लिखते हैं, I, अभी हमने जब प्रूव किया था तो I इक्वल टू क्या लिखा था, V/R इक्विवेलेंट, है ना, तो यही तो है, और इससे करंट I, तो इन तीनों के बदले में एक लिख सकते हैं। उसी तरह से ये दोनों पैरेलल करेंगे तो इन दोनों के बदले एक यहां बना लेंगे, वो और 8 फिर किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, और फिर वो 4 के साथ पैरेलल हो जाएगा, 8 के साथ पैरेलल हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम इतना आपको शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले स्टेप में इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन करके एक फिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो 5 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन,
लिखेंगे सिंस 5 and 3 ohm आर इन पैरेलल, पैरेलल में है इसलिए फिगर क्या बन जाएगा, ए बी 8 ohm, 8 ohm, ठीक है। 5 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 5 into 3 by 5 plus 3 यानी 15 by 8 ohm। Since 5 and 3 are in parallel, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे ये कितना है, तो इन दोनों के बदले हम लोग लिखेंगे कितना, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल। यहां पर एक और चीज लिखना था, है ना, 10 देयर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 into 3 by 5 plus 3 equal to 15 by 8 ohm। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 15 by 8 ohm, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐड करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4 ohm, ठीक है। फिर देखिए अब क्या होगा, यहां से अगर कोई करंट है तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब जो करंट इसमें गया वही करंट तो इसमें आया, फिर यहाँ क्या होगा, ये करंट इधर से आएगा, ये करंट यहाँ मिलेगा, ये दोनों मिलकर इधर आएंगे, उसमें फिर ये भी मिल जाएगा और फाइनली वही करंट रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ये और ये तो सीरीज में है, तो सिंस 8 ohm and 15 by 8 ohm are in series, thus their resultant, ठीक है, क्या हो जाएगा, 8, हम इसका इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, 8 plus 15 by 8, तो 88 64 79 by 8 रिजल्टेंट इक्वल टू 79 by 8। तो इन दोनों के बदले हम एक लिख सकते हैं, तो फिगर क्या बन जाएगा, 8 ohm, ठीक है। इन दोनों के बदले हम एक लिखेंगे, सेवेंटी 79 by 8 ohm, यहां पर कितना, 4 ohm। अब देखिए अब क्या है, अब मैंने आपको कहा था कि जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में कुछ भी है क्या, आप देखिए जरा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ भी है, नहीं है, तो इन दोनों को हम एक पॉइंट मान सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो दोनों एक ही पॉइंट है। तो उस कंडीशन में जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ए 8 ohm, ठीक है, और ये इस पॉइंट को हम यहां ला रहे हैं, तो ये 4 ohm इसके और इसके बीच में आ जाएगा, 4 ohm, और ये भी इसके और इसके बीच में 79 by 8 ohm, ठीक है, 8 4 और 79 by 8 ohm। अब ये तीनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल में, है कि नहीं, 8 4 79 by 8 तीनों आपस में किस में है, पैरेलल में, तो तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में है। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि तीनों के दोनों एंड क्या है, कॉमन है, तो अब निकल जाएगा आर, हम निकाल सकते हैं 1 by आर ए बी इक्वल टू 1 by 8 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 79 by 8। तो इसका आप आंसर निकाल के ग्रुप पे आप मैसेज कीजिएगा, हम देखेंगे आंसर आपका सही है कि नहीं। वैसे मेरे पास जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, 2.09 ओम। आप मैच कर लीजिएगा ना, भेजने से अच्छा है आप इसको मैच कर लीजिएगा, इतना आ रहा है कि आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड बना सकते हैं, ठीक है। टाइम हो गया काफी, तो इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद आज क्लास खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक ये 10 वोल्ट का सोर्स है, लाइट की कमी आ गई क्या, तो लाइट का कुछ ये हो गया, इसलिए आज छोड़ देते हैं, ठीक है, लाइट कट गया है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे और इससे रिलेटेड। वैसे अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें आपको एक 10 वोल्ट का बैटरी है, 100 ओम का रजिस्टर है और आपको निकालना है कितना करंट इससे पास करेगा, इसमें कितना पावर लॉस होगा और कितना एनर्जी लॉस होगा अगर 5 सेकंड तक ये करंट फ्लो करे। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें और रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, मेहनत कीजिए और आपको ग्रुप में हम भेजेंगे इसके नोट्स और उसके साथ साथ कि बीके मेहता में आप कौन से पेज नंबर के प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप जरूर बनाइए। बेस्ट ऑफ लक।